Now session is handed over to Brijesh sir to kindly enlighten us from your deep knowledge. And thank you, sir, for coming here. And thank you, Mirai sir. And now over to Brijesh sir. Thank you so much, Saurabh. Thank you so much for the nice introduction and investment के basis को बताने के लिए. Thank you so much, Mirai Asset Mutual Fund. Thank you all the defense personnel who have joined this webinar and others also. आप सभी का शुक्रिया. शनिवार को सुबह 11 बजे आप अपना समय दे रहे हैं. I promise you, I will not take a lot of your time, maybe 30 minutes and I will be done. उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसका जवाब दूंगा. I will be here to answer your questions. Let me give you a perspective of कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे. आप में से किसी को मैं नहीं जानता, आप में से कोई शायद मुझे नहीं जानते, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं जो बताने वाला हूं उसमें मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. जो सीखा है, जो जाना है, जो करता हूं वो आपसे बताने वाला हूं. और पिछले 20, 25, 30 सालों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं और बहुत ही क्लोजली इस चीज़ को समझा हूं, और इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी जाना हूं. और उसी की एक बेसिक समरी आज आपको देना चाहता हूं कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, सक्सेसफुल सभी होते हैं, बट एक सक्सेसफुल का एक वर्ड जोड़ने से ये आइडिया लगती है कि वो अलग क्या कर रहे हैं. उनके 6 रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से वो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा. अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, Q&A में लिख सकते हैं, और मैं अपना एक प्रेजेंटेशन आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ. Six rules of smart investors. क्या होते हैं 6 रूल स्मार्ट इन्वेस्टर के. सबसे पहले है पहला रूल. आज ये सेशन हम लोगों ने किया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर मैं आपको उसके पहले बताना चाहता हूं कि एक भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए. देश की धरती सेफ रहेगी, भारत सेफ रहेगा तो उसके जो रेसिडेंट्स हैं, उसके जो नागरिक हैं वो सेफ रहेंगे और आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे. लेकिन अगर भारत ही सेफ नहीं रहा तो उसके अंदर के नागरिक कभी सेफ नहीं हो सकते. उसी तरीके से जब तक आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएगा. तो पहला रूल है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाते हैं तो वो कितने भी अच्छे बल्लेबाज हों, वो हेलमेट पहन के खेलने जाते हैं कि अगर उनको चोट लग गई तो भारत तो हार जाएगा. अगर वो रन नहीं बना सके तो भारत तो हार जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ. अगर वो सचिन तेंदुलकर अपने आप को स्मार्ट समझे और ये सोचे कि भाई मैं तो किसी भी बॉलर के साथ में कोई भी बैटिंग कर सकता हूं, मुझे हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है, मैं आई विल 200 रन का टारगेट है, 150 तो मैं खुद ही मार दूंगा. हाँ, मार सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाउंसर आ गया और गलती से मिस हो गया और चोट लग गई तो वो तो हारेंगे ही, देश भी हार जाएगा. इसलिए आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ. हाउ मच इंश्योरेंस इज गुड. काफी लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलते हैं हाँ है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हाँ हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस. कितना है? 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है. इससे एनफ नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम भी 10 से 20 लाख रुपए का कवर होना चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आप सौरभ जी से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे. टॉप अप पॉलिसीज होती है जिसके कॉस्ट काफी कम होते हैं, और आप 10, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए के भी कवरेज ले सकते हैं, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता. लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं उनका 10 से 15 टाइम एनुअल इनकम होनी चाहिए. लेटेस्ट से आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए. अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो आपको 2 से 3 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कवर लेनी चाहिए. अगर इससे ज्यादा की इनकम है तो और ज्यादा कवर लेनी चाहिए. ये एक थंब रूल होता है वर्ल्ड में. इसके साथ आपको अदर इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसको आप ले सकते हैं. मगर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. इसके बाद जो पैसे बचे उसको इन्वेस्ट करने की बात करेंगे. सेव एंड इन्वेस्ट. रूल नंबर 2 इज सेव एंड इन्वेस्ट. अभी सौरभ जी ने भी बोला कि लोगों पैसा तो बचाते हैं लेकिन सिर्फ बचाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं. माई फादर टोल्ड मी 25 ईयर्स अगो, बेटा कितना भी कमा लो, बचाओगे नहीं ना तो पैसे तो नहीं बनेंगे.
सो पहला नियम है कि आप बचाइए, और दूसरा इन्वेस्ट नियम है उसको इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग्स डजंट क्रिएट वेल्थ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट वेल्थ। अब सवाल ये उठता है कि आपको कितने पैसे बचाने चाहिए। थंब रूल है कि पोस्ट टैक्स 30 to 40% ऑफ योर इनकम यू शुड सेव एंड इन्वेस्ट। आप अपनी अपनी इनकम को जोड़ लीजिए, उसका 30 से 40%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 4 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, अगर 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 4 लाख रुपए आपको सेविंग्स प्लान में डालने चाहिए, आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए। ये एक अच्छा नियम है। अगर 50 लाख की इनकम है तो आपको 20-25 लाख रुपए की साल की सेविंग करनी चाहिए। जितनी ज्यादा इनकम है, सेविंग्स रेट उतनी बढ़ जाएगी। बिकॉज ज्यादा इनकम होने पे जरूरी नहीं है कि खर्च ज्यादा होते हैं, प्रोपोर्शन कम हो जाता है, बिकॉज बेसिक कॉस्ट तो हमेशा मेंटेन रखने पड़ते हैं। अब सवाल उठता है इन्वेस्ट कहाँ करें, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड में सिर्फ 7 जगह होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा 8वां जो नया प्रचलन में आया है वो है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। सो उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टी, फिक्स्ड इनकम, शेयर्स एंड स्टॉक्स एंड गोल्ड, ये 4 एसेट एलोकेशन होते हैं जहां मोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन सजेस्टेड है कि कुछ पैसा गोल्ड में लगाइए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक के थ्रू लगाइए, कुछ फिक्स्ड इनकम में लगाइए और कुछ प्रॉपर्टी में लगाइए। सारे पैसे अगर आपने यहाँ लगा दिए और यहाँ लगा दिए तो लाइफ में ग्रोथ मिस कर देंगे आप। करेंसी और कमोडिटीज और आर्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन तभी लगाना चाहिए जब इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको है। टिप के बेसिस पे यहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 3, स्टार्ट अर्ली। और जैसा मुझे बताया गया है, आप में से काफी लोग डिफेंस पर्सनल हैं, 35-40 साल की उम्र के ब्रैकेट के अंदर में हैं। अभी भी बहुत अच्छा समय है आपके पास आगे की कंपाउंडिंग लेने के लिए। कंपाउंडिंग के लिए 10 साल कम से कम चाहिए होते हैं। आपके पास 20 साल से ज्यादा है, बिकॉज रिटायरमेंट की एज 60-65 पे आपकी शुरू होगी। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, 2000 में 1,25,000 की जो कॉस्ट थी वो आज 4 लाख रुपए हो गई है। उसी तरीके से गोइंग फॉरवर्ड, अगर आज आपके महीने का खर्च 50,000 रुपया है तो 20 साल के बाद में 1 लाख रुपए हो जाएगा। अगर महीने का खर्च अभी 1 लाख रुपए है तो 20 साल पहले 31,000 था, जो कि 6 गुना बढ़ करके 20 साल बाद 2 लाख हो जाएगा। इसके लिए आपको पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप पूरे पैसे, मैं नहीं कहता कि एफडी में मत लगाओ, डेट में मत लगाओ, लगाओ, लेकिन कम पैसे लगाओ, और क्योंकि इससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी इन अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। द वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर आपने जान लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। लोग इस पे ध्यान देते हैं। आर, सबने पढ़ा होगा आपने स्कूल कॉलेज के डेज में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 इंटू टी। लोग टी भूल जाते हैं, व्हाट इन्वेस्टर्स इग्नोर। वो फोकस करते हैं कितना रिटर्न आएगा। जैसे इस सेशन के पहले भी आपका सवाल ये था कि कितना रिटर्न आएगा, इस सेशन के बाद भी आपका सवाल है कितना रिटर्न आएगा। ये भूल जाते हैं आप कि कितने दिन के लिए पैसा लगाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट के बाद ऊपर में आता है, इससे कंपाउंडिंग होती है, इससे कंपाउंडिंग नहीं होती है। सो फोकस ऑन टी। सो आज के बाद से आपका जीवन में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितना रिटर्न बनेगा, सवाल ये होना चाहिए कि कितने दिन के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। ये एक सिंपल आंसर अगर आपने अपने एडवाइजर को दिया और खुद को दिया तो आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत अच्छी हो जाएगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिले कैन बी एक्सपेंसिव। सो आप सोच रहे हैं कि समय लेकर के 5 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे, लेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए, 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो 95 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन अगर वो बंदे ने 10 साल लेट कर दिया, यानी आपकी उम्र 40 साल की है और आप 50 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 लाख की जगह 30 लाख इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे सेम अमाउंट के लिए। यानी 60 साल की उम्र में अगर आपको 95 लाख चाहिए तो अभी 10 लाख लगाने होंगे, और 10 साल बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 30 लाख लगाने होंगे। 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसा सौरभ जी भी बता रहे थे कि लोग फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट, मैं कहता हूं कि फिक्स डिपॉजिट बुरा नहीं है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स बुरी नहीं है, मगर आप सोच समझ करके ये डिसाइड करें कि कितना पैसा कहाँ लगाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100% पैसा अपना पोर्टफोलियो 8% पे लगाया तो 20 साल बाद 10 लाख रुपए की वैल्यू 45 लाख होगी। 10% पे लगाया तो 65 लाख होगी, 12% पे 95 लाख होगी, और 15% पे 165 लाख होगी।
मैं ये नहीं कहता पूरा पैसा यहाँ लगाओ, लेकिन इस दोनों के बीच के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में ये बहुत जबरदस्त ऑप्शंस ऐसे होते हैं, रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। आज इस सेशन में मैं आपको बता दूं, ये एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैं जो भी बात करने वाला हूं वो आपको एक आइडिया के तौर पे, आपको बताने के तौर पे कर रहा हूं। जो भी नंबर्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूं, दीज आर नॉट गारंटीज, दीज आर नॉट कमिटमेंट्स, बट आई एम गिविंग यू सम आइडियाज दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कि किस तरह से आपके पैसे बन सकते हैं। कि अगर आपने 12% पे इन्वेस्टमेंट किया, 50% पैसे सपोज कीजिए आपने 8% पे लगाए और 50% पैसे आपने 12% पे लगाए, तो आपका एवरेज रिटर्न 10% होता है। तो भी आपकी 20 लाख रुपए की ग्रोथ बढ़ जाती है 20 साल में। और अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 2 करोड़ रुपए का फर्क पड़ सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में ध्यान दे तो। हम लोगों ने रिसर्च के तौर पे एक और कैलकुलेशन की। एक बंदा जो 22 साल की उम्र में जॉब करना शुरू करता है और 60 साल में रिटायर करता है, तो अगर वो अपनी सेविंग का 30% पैसा जमा करता है और 8% की सैलरी ग्रोथ होती है, पूरे लाइफ टाइम में सैलरी से जितना पैसा वो बंदा नहीं कमाता, उससे ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। यानी एक आम इंसान की लाइफ में कमाई से ज्यादा पैसा उसकी सेविंग्स और उसके ऊपर के जो रिटर्न्स होते हैं उससे बनते हैं, आपकी सैलरी से नहीं बनते। इसलिए और सैलरी के पीछे, काम के पीछे आप 16 घंटे 12 घंटे दिन का देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे में सोच समझ करके एक अच्छा एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के पीछे आप 10 मिनट भी समय नहीं देते। वो 10 मिनट अगर आप अच्छे से देंगे इस बिजनेस के ऊपर में, इस इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर में, तो 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न विल बीट योर इनकम रिटर्न्स, जितना आप मेहनत करके जॉब में कमाते हैं या बिजनेस में कमाते हैं। चौथा नियम, फोर्थ रूल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर, वो इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, इसको ध्यान में रख करके आप अपनी एसआईपी शुरू कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक चलेंगे। अपने रिटायरमेंट को ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, हॉलीडेज पे जाना है या अदर्स, इन्वेस्ट कीपिंग इन माइंड दीज लाइफ इवेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास 2 लाख है, लगा दो, कहीं भी लगा दो। ये होना चाहिए तब जब सारे आपके गोल्स अचीव हो चुके हैं, सारी चीजें आपने जिंदगी में हासिल कर ली है, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पैसे अलग से जमा कर रखे हैं, रिटायरमेंट का फंड आपने अलग से बना दिया है। उसके बाद जो सरप्लस आता है वो आप टेंटेटिव बेसिस पे लगा सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जब तक ये सारे गोल कंप्लीट नहीं होते हैं, हर एक पैसा आपको ये सोच के लगाना चाहिए, ये पैसा इसके लिए जाएगा, ये पैसा इसके लिए जाएगा, ये पैसा इसके लिए, ये पैसा इसके लिए। इससे आपकी डिसिप्लिन ज्यादा बढ़ जाती है। मैं यहाँ थोड़ा समय लेना चाहूंगा। रूल नंबर 5 इज इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अब चूंकि आपको पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बहुत जबरदस्त कन्वीनियंस होती है, इन्फ्लेशन के रिटर्न्स को जनरली बीट करते हैं, मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स, इनकम टैक्स फ्रेंडली होता है, कोई लॉक इन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फंड्स में कोई लॉक इन नहीं होते। पैसे आप अगर किसी को 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो 100-200 कंपनी में डिवर्सिफाई होते हैं। कॉस्ट फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट। और आज के दिन में तो अगर आप देखिए तो धोनी जैसे लोग और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग म्यूचुअल फंड सही है कि एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, दैट 4 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करती है। सो आप आज के दिन में तो दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक जो नहीं करते हैं, एक जो एसआईपी करते हैं और एक जो नहीं करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत तेजी के साथ म्यूचुअल फंड्स का प्रचलन बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ लोगों की वेल्थ क्रिएट हो रही है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझने की कोशिश कीजिए और बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर में बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट लोगों की ओपिनियन आपको मिलती है और आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। कई लोगों को ये सोच में आती है कि म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर बाजार होता है। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन से महीने भर के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, 1 महीने से 3 साल के लिए भी लगा सकते हैं, और गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर इनके कॉम्बिनेशन वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए सौरभ शुक्ला जी आपको ज्यादा मदद कर सकते हैं, उनसे टच में आइए। हाउ डू म्यूचुअल फंड्स वर्क? म्यूचुअल फंड्स बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, वो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट करने से उनको जो पैसा आप कमाई होती है वो आपको वापस कर देते हैं। आप इन्वेस्ट करते हैं,
इन्वेस्टमेंट आप इन कंपनी एएमसी में, एएमसी रिलायंस के शेयर्स खरीदती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देती है, जिस तरह या गोल्ड खरीदती है, जहां भी आपने बताया है, और उससे जो रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड के बैंक में जाता है और वो बैंक से आपको पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर करती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड खुद के आपकी कमाई का कोई भी हिस्सा नहीं रखती, अपनी एडवाइजरी फीस चार्ज करती है। आपको 8% आया आपका, 16% आया आपका, 12% आया आपका, 20% आया आपका, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। वो अपनी एक फिक्स्ड फी काटते हैं जो कि सेबी द्वारा निर्धारित की जाती है, और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। आपका पैसा कौन मैनेज करता है? आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिनके पास 15, 20, 25, 30 साल की एक्सपीरियंस होती है। आप ये सोचिए, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर लूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेटर से अगर आप या आपकी वाइफ 10-15 सालों से कुकिंग कर रही हैं, तो क्या आपके बच्चे फोन पे अपनी मदर से पूछ करके सैंडविच बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो क्या वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे जो आपकी मदर बनाती है या आपकी वाइफ बनाती है या आप बनाती हैं? सो टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना शेयर बाजार में, या किसी ने बता दिया तो ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देना, ये लक और संजोग के बराबर है। इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। यानी कि अगर पैसा बन गया तो आप लकी हैं, और संभावना यह है पैसा नहीं बनेगा। यानी अगर किसी ने टिप पे व्हाट्सएप देख करके सैंडविच बनाया अपने किचन में, तो संभावना है कि उसका सैंडविच अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप बहुत लकी हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से आपने डाले, तो शायद आपका सैंडविच अच्छा बन जाए। लेकिन 100 लोग अगर ऐसा करेंगे तो 2 की सैंडविच अच्छी बनेगी। 98 people will not have a good cooking experience. In the same manner, if you try to invest on your own in stocks or options on other things, you have to be blessed by God to make money, because SEBI द्वारा published circular भी ये कहता है, information भी ये कहती है, 9 out of 10 people lose money in the stock market, options and futures, and more than 80-90 people who trade in the stock market by buying today, selling tomorrow doesn't make money. फिर एक क्वेश्चन आता है कि आर म्यूचुअल फंड्स रिस्की बिकॉज दे इन्वेस्ट इन शेयर्स, जिसका थोड़ा जवाब मैंने आपको पहले दिया है, यहाँ पे बताना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड्स होते हैं, जहां आप 1 दिन से 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई पैसा शेयर बाजार में नहीं लगता, और इसमें कोई भी कैपिटल की रिस्क जनरली नहीं होती है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म पैसा बैंक्स, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जाता है। रिलायंस और एचडीएफसी जैसे कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्टमेंट दी जाती है। फिर उसके बाद डेट फंड्स होते हैं, उसके बाद बैलेंस फंड होते हैं। आपका कैपिटल का रिस्क यहां से शुरू होता है। डेट फंड्स में कैपिटल की रिस्क जनरली नहीं होती है, लेकिन हम म्यूचुअल फंड कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी एंड स्टेटमेंट्स लाइक यू विल नॉट लूज मनी, बिकॉज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटर्स, दैट म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा है, आप ही के बिहाफ में इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिस्क और रिटर्न सारे आपके हैं। बैलेंस फंड में इक्विटी होती है, इंडेक्स फंड में इक्विटी फंड होती है, सेक्टरल फंड में होती है। इस 4 तरह के फंड में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन दोनों तरह के फंड में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। सो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पैसा लगाइए, मॉडरेट है तो यहाँ लगाइए, और अगर एग्रेसिव है तो यहाँ से लेकर के यहाँ इन सब फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट माई मनी बैक? 1 दिन से 2 दिन के अंदर में पैसे आपके बैंक में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं सुबह 11 बजे। फिक्स्ड अमाउंट मंथली ट्रांसफर। सपोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पता कर सकते हैं। एसआईपी। एसआईपी जितने लोग अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आज ही शुरू कीजिए, कल नहीं आज ही शुरू करना चाहिए। इसमें आपके बैंक से एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया हर महीने की एक फिक्स्ड तारीख को निकल करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आपके पास लार्ज कैप के ऑप्शन है, जहां आपका पैसा रिलायंस और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में लगता है। डिवर्सिफाइड में ऑप्शन है, मिड कैप में ऑप्शन है, स्मॉल कैप के ऑप्शन है, बैलेंस फंड्स के ऑप्शंस होते हैं। ये जबरदस्त ऑप्शंस होते हैं। फीचर्स ऑफ एसआईपी होती है कि आप किसी भी डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7 तारीख को, 15 तारीख को, 12 तारीख को, 25 तारीख को, जिस डेट को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे बैंक से आपके पैसे डेबिट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप कभी भी अपनी एसआईपी को रिडीम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स एग्जिट लोड। 1 साल का एग्जिट लोड जनरली होता है, लेकिन आपके पैसे कभी भी रिडीमेबल है। फायदा हो नुकसान हो आपका है, लेकिन पैसे आपको 2 दिन के अंदर में मिल जाएंगे। आप अपने एसआईपी कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं, और कभी भी आप एसआईपी स्टॉप करके अपने इन्वेस्टमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हैं, सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसआईपी में मिलती है।
इंडिया में आज की तारीख में जब मैं बोल रहा हूं तो 15,000 करोड़ रुपया हर महीने आप जैसे इन्वेस्टर्स एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, आइए और इन्वेस्ट कीजिए। इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है, यानी कि आप जब हर बाजार में परचेस करते हैं तो आपकी कॉस्ट ये येलो लाइन के बराबर होती है। बाजार का कॉस्ट 14,375 होता है तो आपकी कॉस्ट 13,441 हो जाती है। इसके पीछे साइंस है। इस साइंस के बारे में आप अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट देता है। यहाँ पे 6.49% का रिटर्न ये एक्चुअल डेटा के बेसिस पे हमने दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक डेटा के बेसिस पे ये इलस्ट्रेशन बनाई गई है। नाउ एसआईपी में क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली आपको फायदा होने की बड़ी संभावना होती है। फॉर एग्जांपल, लेट अस से किसी ने 1999 में एसआईपी शुरू की 10,000 रुपए की। पहले साल में उसका रिटर्न था 56%। नेक्स्ट ईयर में रिटर्न घट करके हो गया -5%। नेक्स्ट ईयर में फिर रिटर्न घट करके हो गया -11% यहाँ पे। फिर 4 साल के बाद में फिर भी बाजार तेज नहीं हुआ। देख रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। फिर -4%, यानी कि 4 साल के इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न -5% था। ये वर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको दिखाया। जनरली ऐसा होता नहीं है, 10 साल में एक बार होता है। लेकिन 5वें साल में अगर आपने वेट किया तो आपके 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9 लाख हो गई। 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आपको मिलते हैं। ये एक एग्जांपल है। दिस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन टू यू टू कन्विंस योरसेल्फ दैट दिस इज अ गुड प्रोसेस, यू शुड ट्राई दिस आउट एंड इट वर्क्स। बिकॉज बाजार हर 4-5 साल में तेज हो जाता है, कभी पहले होता है कभी बाद में होता है। अपनी एसआईपी मेंटेन कीजिए। मान लीजिए कि आप में से काफी लोग कन्विंस हो गए कि हाँ एसआईपी करेंगे, बड़ी करेंगे। जो कन्विंस नहीं हुए, मेरी उनको सलाह है कि आप अपनी 5,000 से एसआईपी आज शुरू कीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। साल के 60,000, 5 साल के 3 लाख, एक 3 लाख का कॉर्पस 5 साल के लिए एक एसआईपी में स्टार्ट कीजिए और एक्सपीरियंस देखिए अपना क्या एक्सपीरियंस होता है। अगर ये एसआईपी आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए कंटिन्यू कर ली, लेटर से आपकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 40 साल है, तो अगर आप 20 साल के लिए 5,000 की एसआईपी लगाते हैं और आपको 9% का रिटर्न मिलता है तो 32 लाख रुपए की पोर्टफोलियो बनती है। 12% पे 46 लाख की पोर्टफोलियो बनती है, सिर्फ 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके। वेरी वेरी पावरफुल। रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। नाउ सपोज आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां आपका प्रिंसिपल सेफ हो, ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं हो। और जब मैं सेफ की बात करता हूं, अगेन मैं बार बार इस बात को बोलता हूं बिकॉज ये प्रोग्राम जो है वो इन्वेस्टर अवेयरनेस का प्रोग्राम है और मेरी कोई भी कोशिश नहीं है कि मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दूं जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें ये सोच करके कि रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। आ, हम जब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो बैंक डूब सकती है, लेकिन आप उसको ये मान के चलते हैं बैंक डूबती नहीं है और पैसे आपकी सेफ सुरक्षित रहते हैं क्योंकि अच्छी जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड के डेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पैसे काफी सेफ होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 10 लाख रुपए डेट फंड में डालिए और उसके इंटरेस्ट और उसके एप्रिसिएशन के पैसे को हर महीना इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए। यानी 10 लाख रुपए आपके डेट फंड में हर समय मेंटेन रहेंगे, उस पर शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप हर महीना इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए। दिस प्लान इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर हाई सेफ्टी ऑफ कैपिटल विद पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। इसको कहते हैं एसटीपी। जबरदस्त प्लान है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़ा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जबरदस्त प्लान है। गेट इन टच विथ योर Mr. Shukla and know about this plan and maybe he will help you. एसटीपी वर्सेस फिक्स डिपॉजिट। सपोज कीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया वर्सेस एसटीपी। एसटीपी में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल हाई सेफ्टी होती है। लिक्विडिटी विद इन 1 डे, विद इन 1 to 3 days। एंट्री कॉस्ट नो, एंट्री कॉस्ट नो, एग्जिट कॉस्ट नो, एग्जिट कॉस्ट नो। लेकिन रिटर्न की संभावना बहुत बढ़ जाती है आपकी एसटीपी के अंदर में। एक तीसरा प्लान होता है। सपोज कीजिए कि आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद पैसे वापस चाहिए, तो जिस तरह से आप पैसे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह एसडब्ल्यूपी से वापस ले सकते हैं। यानी कि आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बैंक को। मैंने आपको कुछ देर पहले एक स्लाइड दिखाई थी जहां पे यहां से आप बैंक से पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। जब आपको वापस पैसे चाहिए तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं जहां आप अपने पैसे को बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी से वापस लेकर के बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं हर महीने की 1 तारीख को या 5 तारीख को। आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, कंपनियां आपके यूनिट्स को बेच करके आपके बैंक में पैसा फेस मैनर में ट्रांसफर कर देती हैं। काफी लाखों इन्वेस्टर्स हर महीने की 1 तारीख को म्यूचुअल फंड्स पे पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं।
ये सारी ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलती हैं। रूल नंबर 6, रिव्यू रेगुलरली, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को लगातार रेगुलरली रिव्यू करते हैं। रिव्यू कब करनी चाहिए? महीने में 5 मिनट और 6 महीने में 2 घंटे। एवरीडे रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आप एसआईपी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो लोग ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट क्रिकेट के अंदर में अगर ऑफ साइड की बॉल को, हर बॉल को आप मारने की कोशिश करेंगे तो स्लिप में कैच आउट हो जाएंगे। 2 चौवे मार देंगे, 2 सिक्स मार लेंगे, लेकिन 5वीं बॉल पे आउट हो जाएंगे, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज कहता है गलती तो आप करेंगे ही। यानी गलती कम करने के लिए आपको वेल लेफ्ट, जो टेस्ट क्रिकेट में बोला जाता है वेल लेफ्ट, यानी बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, आपने उसको छोड़ दिया, विकेट कीपर के पास जाने दिया, आप क्रीज पे डटे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मेंटेन कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। रिस्क इज रिलेटिव टू योर रिस्क एपेटाइट। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपको स्विमिंग आती है? और जिनको आती है क्या ये आसान है? और जिनको नहीं आती क्या टफ है? जिनको आती है, और आप सब डिफेंस के हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको स्विमिंग आती है, बिकॉज इट्स अ बेसिक स्किल फॉर डिफेंस पर्सनल, तो इट इज वेरी इजी। बट आप अपने परिवार में और अपने दोस्तों से बात कीजिए जिनको स्विमिंग नहीं आती है, वो 5 फीट पानी में भी उतरने में डरेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत टफ है। तो आपको लगेगा अरे इतना आसान चीज है, कुछ नहीं होता, स्विमिंग कर लो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इक्विटी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाइए, तो आप बोलेंगे बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको आता नहीं, आपने किया नहीं। लेकिन जिनको आता है वो कहते हैं इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं करता हूं तो मैं कहता हूं इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बिकॉज मैं उसके बिहेवियर को समझता हूं कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब स्विमिंग आती है तो आपको मालूम है सर अंदर जाएगा तो पांव ऊपर जाएगा, बेसिक स्किल है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर मैं डूब जाऊंगा, इसलिए वो सर को ऊंचा कर लेते हैं, पाँव नीचे चला जाता है और पानी के अंदर चले जाते हैं। अगर कान में पानी जा रहा है इसका मतलब है सर पानी के अंदर है, इसका मतलब पाँव पानी के ऊपर जाएगा। जनरल ट्रिक ये होती है, इस बिहेवियर को आप जानते हैं, यानी स्विमिंग अच्छी चीज है, जल्दी सीख जाएंगे। शेयर बाजार में नुकसान किसको होता है? वो जो सोचते हैं यहां से यहां जाके यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऊपर गया है नीचे जाएगा, नीचे गया है ऊपर जाएगा। ये बिहेवियर को अगर आपने समझ लिया तो इक्विटी मार्केट अच्छा है। इस बिहेवियर से चिंतित नहीं होकर के अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करते हैं तो स्टॉक मार्केट अच्छा है। लेकिन अगर आप पैनिक होकर के स्विमिंग के अंदर में हाथ पांव तेजी से मारेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द वाटर, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल नियर है तो इस शॉट को आपको धीरे से खेलना है, इक्विटी से नहीं खेल सकते। इसके लिए आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपका गेम लंबा है, 20 साल आगे का, 10 साल आगे की प्लानिंग है, तो आप जोर से शॉट मार सकते हैं। गलत भी हो गया तो हैंडल कर लेंगे, यानी गलत उल्टा पुल्टा शॉट लग गया तो भी नेक्स्ट शॉट में मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहां अगर आपने गलत शॉट खेल दिया तो आप हार जाएंगे। इसलिए एक बेसिक बिहेवियर को ध्यान रखिए। अगर 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो अपने एक सेविंग का हिस्सा इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप लगा सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन है, जब मैं पैसा वापस चाहूंगा उस दिन अगर बाजार गिर जाए तो क्या करूंगा? आंसर इज दैट कि अगर आपको 20 साल बाद पैसा चाहिए तो 15 साल से 20 साल में हर साल रिव्यू कीजिए। जब बाजार अच्छा हो तो पैसे विड्रॉ करते रहिए। अगर आप सिर्फ यहां देखेंगे और बाजार गिर गया तो नुकसान हो सकता है, नुकसान मतलब कम फायदा हो सकता है। लेकिन आप कुछ कुछ पैसे यहां से निकाल करके आप डेट फंड्स में ट्रांसफर करते जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट थॉट्स फॉर रिटायरीज, नियर रिटायरीज। अगर कोई बंदे मान लीजिए कि 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको रिटायर होने का मन है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, अभी भी लॉन्ग लाइफ है। इंडिया में जो लोग 60 क्रॉस करते हैं उनकी लाइफ 80-85 तक जाती है। अपना मेडिकल इंश्योरेंस कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कॉस्ट पे बंद मत करें। इंटरेस्ट रेट्स में गो डाउन, इन्वेस्ट अपार्ट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड SWP जो मैंने आपको बताया, जो SIP के उल्टा होती है, उसको यूज करके म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कीजिए। नाउ आई एम नियर टू एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। हाउ मच SIP शुड डू? इन्वेस्टर अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि कितनी SIP करनी चाहिए। इसका जवाब आपको मालूम है। मेरा आंसर ये है, क्योंकि मुझे आपकी इनकम नहीं मालूम, मुझे आपकी सेविंग्स रेट नहीं मालूम, मैं आपको ये कह सकता हूं जितना सोचते हैं उससे 10,000 ज्यादा कीजिए। नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी, घटा दीजिएगा।
ये मत कीजिए कि 10,000 से शुरू करते हैं 20,000 कर देंगे। 20,000 से शुरू कीजिए, नहीं हो पाएगा तो 10,000 कर दीजिएगा। ये बेहतर तरीका है। इससे आपको डिसीजंस कम लेने पड़ते हैं। इससे आपकी एसआईपी लंबे टाइम के लिए चलती है। सेफ्टी के साथ एसआईपी मत कीजिए, एग्रेसिव तरीके से एसआईपी कीजिए। नहीं सूट करेगा, तकलीफ आएगी, मन नहीं करेगा, पैसे को निकालने का मन करेगा, एसआईपी नहीं चलानी, कम कर दीजिए। लेकिन अगर आप कम से शुरू करेंगे तो बढ़ाना मुश्किल होता है और बढ़ाने में वक्त लग जाता है, कंपाउंडिंग लूज हो जाती है। When should I redeem or book profit? When there is emergency and when you near the goal. इसके अलावा आपको प्रॉफिट बुक करने की आवश्यकता जनरली नहीं होनी चाहिए। ये सोच कि आज बाजार तेज है, 66,000 है, बेच देता हूं, कल नीचे ले लूंगा, बेच देता हूं, नीचे ले लूंगा, ये आप 3 बार कर सकते हैं। चौथे बार मार्केट 1 लाख चला जाएगा और आपके पास बैंक में पैसे पड़े रह जाएंगे और उस पर आपको 7% का रिटर्न मिलेगा, जबकि इक्विटी मार्केट आपको आपके पैसे को बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता था। डू नॉट चर्न द पोर्टफोलियो अननेसेसरली। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अननेसेसरली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को 5 डे मैचेस में ज्यादा प्ले करने की कोशिश मत कीजिए कि एक रन और बना लूंगा, एक 4 और बना लूंगा। स्टे ऑन द क्रीज बिकॉज यू आर प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम हियर। Should I sell the markets high? I will buy again when markets go down. I can't do this. I have never been able to do this. All my life, I've lost money whenever I try to do this. And I have experience of 25, 30 years in the market. Still, whenever मेरा impulse कहता है कि कुछ करूं और अगर गलती से कुछ कर दिया तो फिर नुकसान लगता है। तो आप ये मान के चलिए आप भी नहीं कर पाएंगे। Don't try this. So what is the summary of this program? And then you can write me your questions. And I will leave the floor to Mere and Saurabh. Rule number 1 is protection. Rule number 2 is save and invest. Rule number 3, जल्दी से जल्दी पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगा और आप कन्विंस हो गए तो परसों नहीं, आज ही एसआईपी शुरू कीजिए। इस हद तक जाकर के मैं आपको बोलूंगा डिसीजन लीजिए। रूल नंबर 4, अपने लाइफ के इवेंट्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को लगातार रिव्यू कीजिए। वे फॉरवर्ड, आइडेंटिफाई योर नीड्स। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करके इंश्योरेंस कवर को बढ़ाइए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो बढ़ाइए, नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिए। और एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां पे आप कैपिटल का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसके लिए एसटीपी कीजिए। With this, I will say thank you so much for joining this program, and I will be happy to answer your questions. Please write the questions in Q&A or chat box. Anyone? Any question? Sir, Praveen Kamath is asking, can you please elaborate about STP? एसटीपी का मतलब ये होता है प्रवीण जी, लेटेस्ट से आपके पास में 40 लाख है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चाहते हैं कि ये पैसा सेफ रहना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एसटीपी का मतलब होता है इस 40 लाख रुपए को आप एक डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। डेट म्यूचुअल फंड्स में 100% पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, बैंक्स में इन्वेस्ट होता है। उसमें इक्विटी मार्केट्स में एक भी शेयर परचेज नहीं होते हैं, यानी शेयर के उतार चढ़ाव से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। 100% पैसा आपका डेट फंड्स में, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। वहां से हर महीने जो आपको इंटरेस्ट आती है वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में उस इंटरेस्ट को लेकर के आपके बिहाफ में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। इट इज लाइक दिस कि 40 लाख रुपीस में अगर लेटेस्ट से 15,000 या 20,000 या 25,000 की आपकी एनुअल मंथली इनकम हो रही है तो उतने रुपए का वो आपके स्टॉक्स खरीद लेता है। स्टॉक्स की रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ज्यादा होने की संभावना होती है। तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, आपका प्रिंसिपल बहुत हाई रेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है और सिर्फ रिस्क जो आप लेते हैं वो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पे रिस्क लेते हैं। Priyank Vashne, is this right time to invest in SWP and when markets are at lifetime high? Interesting. First of all, it is not SWP, it is SIP. SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। SIP जब आप करते हैं और अगर आपका टाइमलाइन 5 से 7 साल है, बाजार अगर 30,000 है तो इन्वेस्ट कीजिए, 60,000 है तो इन्वेस्ट कीजिए,
90,000 है तो भी इन्वेस्ट कीजिए, आपको तकलीफ आने की संभावना कम होती है, बिकॉज अगर बाजार गिरेगा तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं, एवरेज आउट हो जाता है. So, whether markets today, for example, is 66,000, I would suggest that you can start SIP at 66,000. Only one condition is there. If markets fall, don't stop your SIP. Continue. Let us say market come to 50,000 और अगर आपने 50,000 में भी इन्वेस्ट किया और फिर 2 साल के बाद में 3 साल बाद मार्केट 66,000 हो जाता है, तो यू आर मेकिंग मनी ऑन ऑल द इंस्टॉलमेंट्स. सो यस प्रियांक, यू शुड. एंड सर, प्रियांक के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूंगा सर, कि एक्चुअली में जो मैं समझ पा रहा हूँ उसका एक मीनिंग और है कि ही हैज सम लमसम अमाउंट एंड ही वांट टू इन्वेस्ट इट, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट ही वांट टू टेक इट एज एस्टेब्लिश. Priyank, why don't you come on microphone and ask your question, because SWP अगर आप बोल रहे हैं मार्केट, SWP तो मार्केट हाई से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज SWP में तो पैसा आप इक्विटी फंड्स में डाल नहीं रहे, SWP तो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं डेट फंड से, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली. I will leave this to be answered by Priyank. I will request कि अनम्यूट कर दीजिए सर थोड़ा सा बाकी सारे लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, so that they can ask. So they can raise their hand and I will give them the option to. Yeah, that's fine. You can raise your hand, participants, and I will open. Yeah, Priyank, you can now speak. Please go ahead, Priyank. You have to unmute yourself. तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन करता हूं. प्रियांक, इफ यू आर एबल टू स्पीक, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. सुमित पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टैक्स इन बोथ एफडी एंड म्यूचुअल फंड? Sir, am I audible? Yes, Priyank, please go ahead. Sir, Saurabh interpreted it correctly. I want to invest in lump sum and in equity in SWP. Suppose if I want to invest 20 lakhs. Saurabh, you want Market to is answer at this question that ki SWP should be done from debt, balance or equity? What is your preference? Sir, it would be around we can go for balance funds or balance advantage kind of funds. From there we will go for SWP or hybrid funds. So Priyank, एक अच्छा तरीका है, fund. एक अच्छा तरीका है प्रियांक, let us say आपको 40 lakhs लगाने हैं, let us say. A good way is that ki invest 10, 15, 20 lakhs in a debt fund, withdraw money from there, and the balance 20, 25 lakhs invest in a balance advantage fund for growth. The combination of these two strategies will work very well for you, and in that case you don't have to worry about high markets. Sir, one more question. Sir, what do you suggest about small cap funds? If you have a time horizon of 8 to 10 years, small cap funds will do well. If you have a time horizon of less than 5 years, don't touch small cap funds. Okay. And so one more thing, Priyank, कि जैसे आपने बोला, सबने बोला कि 8 to 10 years, तो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत हैवी ना एलोकेशन कर दो आप स्मॉल कैप फंड की तरफ. It should be total 5 to 10% of your total portfolio, not more than that. Yes. Thank you. There is another question. Tilak Raj. Please go ahead, Tilak. Sumit is asking, what is the difference of tax in both FD and mutual fund? Sumit, FD में आपके income में add हो जाता है debt every year, whereas when you invest in a debt mutual fund, till you don't withdraw, you don't have to pay tax. That's the only difference. Hello. Yes, Tilak. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं SIP जो है म्यूचुअल फंड की जगह क्यों ना ब्लू चिप कंपनी के एक पर्टिकुलर शेयर्स पे, कुछ शेयर्स पे हर महीने कुछ पैसा रेगुलर मंथली मैं उसको बिल्कुल कर सकते हैं. मैं आपको इसका फायदा नुकसान बताता हूँ. देखिए, कोई भी चीज कर सकते हैं सब लोग. हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है. कोई बंदा स्काई डाइविंग कर सकता है, मैं नहीं कर सकता. लेकिन क्या स्काई डाइविंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है. उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट SIP करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि कौन से स्टॉक में करेंगे. लेट अस से अगर आपने रिलायंस के स्टॉक में 10 साल पहले SIP की होती, 15 साल पहले, तो 5 साल तक निगेटिव रिटर्न थे. क्या आप बर्दाश्त कर पाते?
अगर आपने 20 साल पहले डीएसक्यू या सत्यम के शेयर में एसआईपी की होती तो आपके पैसे जीरो हो जाते। क्या आप बर्दाश्त कर पाते? जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो 25, 50, 75, 100 स्टॉक के कॉम्बिनेशन में वो पैसा इन्वेस्ट होता है, आपके पैसे कभी जीरो नहीं होते। और एक्सपर्ट फंड हाउसेस, फंड मैनेजर्स उस पैसे को निगरानी रखते हैं और रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपने ईयर 2000 में इन्वेस्टमेंट किया होता एसआईपी में, तो माइक्रोसॉफ्ट का नेक्स्ट हाई स्टार्ट हैपेंड आफ्टर 12 इयर्स। 2012 तक माइक्रोसॉफ्ट वाज नेगेटिव। आईटीसी के शेयर्स में अगर आपने सोचा कि ब्लू चिप स्टॉक है और आपने 5 साल पहले एसआईपी की होती या इन्वेस्टमेंट किया होता, तो लास्ट ईयर को छोड़ करके 4 साल तक आईटीसी नेगेटिव में थे। सो इंडिविजुअल स्टॉक को पसंद करना, समझना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप में ये कन्विक्शन है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, मैं इसके सेल्स, प्रॉफिट, इबिटा, आरओई, आरओसीई और उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझता हूं, मैं 2 घंटे रोज स्टडी करता हूं, तो तिलक जी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये गैम्बलिंग है, ये रिस्क है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इट विल नॉट वर्क। मेरा क्वेश्चन इसी से ही आगे रिलेटेड ही है। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली ब्लू चिप कंपनी नंबर 1, और सेकंड ओनली पीएसयू कंपनीज नंबर 2, स्पेशली हाई डिविडेंड यील्ड companies, like few examples are there that Hindustan Zinc, ONGC, IRFC। तिलक जी मैं इसको आंसर शॉर्ट में देता हूं आपको। सी, ये आप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप और जितने भी एग्जांपल मैंने दिए सब ब्लू चिप कंपनीज के ही दिए हैं आपको, मैंने स्मॉल कंपनी के दिए नहीं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं 1985 में जो ब्लू चिप कंपनीज थी आज उसमें से 2 ही बची हैं 30 में से। तो 1985 की 30 में से 28 ब्लू चिप कंपनी कहाँ खो गई है पता भी नहीं है किसी को। तो और जब आप एसआईपी करते हैं तो 10-15 साल के लिए करने का सोच के करेंगे। 2 साल 4 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस माइनस भी हो सकती है। तो और आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में एसआईपी करनी चाहिए। क्या आप उस कंपनी के बारे में ऊपर से नीचे तक A to Z जानते हैं? आंसर इज यस, देन यू शुड डू इट। इफ यू आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज यू लाइक रिलायंस और आईटीसी और ओएनजीसी, देन यू शुड नॉट डू इट बिकॉज यू डोंट नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। फॉर एग्जांपल पीएनबी में अगर आपने 6 साल पहले से एसआईपी की होती तो आज भी नेगेटिव में है आप। पीएनबी इज अ डिविडेंड पेइंग पीएसयू कंपनी बैंक। ऑल 3 कंडीशंस आर मेट। सो द क्वेश्चन इज दैट 6 साल पहले पीएसयू वाज वंडरफुल, what about today? Maybe after 6 years it will do very well. So I'm not the right person to comment on that. It is your research and you can do it. But in my opinion, जब कोई चीज आसानी से मिल रही है तो मुश्किल रास्ता क्यों चुनना है? म्यूचुअल फंड एसआईपी में करो ना। और अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो अपने प्रोफेशन में कीजिए, अपनी लाइफ में अलग तरीके से कीजिए। इन्वेस्टमेंट में एक्सपेरिमेंट करके क्या फायदा, ये मेरा सोचना है। शशि। हेलो सर। यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि स्मॉल कैप फंड रिस्की है, बट जब हम सिप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कहाँ? जब वो एवरेजिंग का ही कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट अगर क्रैश भी कर जाता है 2007 टाइप, तब तो हमें बहुत ज्यादा यूनिट आएंगे और मार्केट हमेशा क्रैश तो करेगा नहीं, बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ये नहीं बोला स्मॉल कैप रिस्की है, मैंने बोला स्मॉल कैप रिस्की है 3 साल के लिए। मैंने ये नहीं बोला स्मॉल कैप रिस्की है 8 साल 10 साल के लिए। सो अगर आप स्मॉल कैप में 1 साल के लिए एसआईपी करेंगे तो गलत है, 2 साल के लिए करेंगे तो गलत है, 3 साल के लिए करेंगे तो गलत है, बिकॉज 3-4 साल में हो सकता है रिटर्न नेगेटिव हो जाए आपका। अगर आप 5 साल 7 साल के लिए स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। उसमें भी सौरभ जी ने जैसा बताया आपको, अगर आपको 50,000 की एसआईपी करनी है तो स्मॉल कैप में 10-15 हजार की एसआईपी करो, 40,000 की मत करो। बिकॉज एक दुनिया का नियम होता है डिवर्सिफाई करो। क्योंकि एडवाइस देखिए, हम और सौरभ जी आपको कोई चीज की जानकारी दे देंगे, पैसे आपके हैं, नुकसान तो आपको होगा, तकलीफ आपको आएगी। इसलिए नियम ये कहता है पैसे को बांट के लगाओ। एक क्वेश्चन और है सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैंने एक एसटीपी चलाया, ठीक है, वो एसटीपी मान लीजिए 2 इयर्स चला, उसके बाद जैसे डेब्ट फंड से ट्रांसफर करके, और आफ्टर 2 इयर्स वो स्टॉप हो गया, तो वो मेरा एक तरह से लमसम अमाउंट हो गया एवरेजिंग करके। अगर उस पर मुझे 90% या अबव प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना चाहिए कि अगर हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? पहला आंसर है रिक्वायरमेंट नहीं है तो टच नहीं करना चाहिए, और दूसरा आंसर है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो विड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट नीचे ही ये जाएगी, जो लग रहा है ना, बात होती है ना शशि जी, ये काम नहीं आता। गट फीलिंग होती है, ना मेरा काम आता है, ना आपका काम आएगा, ना सौरभ का काम आएगा, ना प्रशांत जैन का काम आता है, किसी का काम नहीं आता। ये जो लग रहा है ना, ये होता नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। प्रवीण जी।
देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, इंसान अपने हेल्थ को लेकर के और इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीरियस नहीं होता और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। मत कीजिए, तकलीफ आएगी। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, परिवार पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जीतने की कोशिश मत कीजिए, प्रिवेंशन पे जाइए। मतलब परिवार को तकलीफ नहीं आए, हेल्थ को तकलीफ नहीं आए और इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं हो। आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, पैसा बर्बाद ना हो इस पे होना चाहिए। अगर बर्बाद नहीं होगा तो पैसा बन जाएगा। तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, एसेट एलोकेशन मेंटेन कीजिए, पैसा बन जाएगा। और आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट और रिस्क कहाँ लेना चाहिए? अपने प्रोफेशन पे, अपने व्यापार में रिस्क लेना चाहिए, नॉट ऑन एनी अदर थिंग। यस प्रवीण। हाँ यस सर, मैं रिगार्डिंग जो लोगों को डाउट है उसके बारे में मैं भी अपना कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। लोग जैसे बोल रहे हैं कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, हो सकता है छोटा सा करेक्शन हो, देन अगेन इट विल जूम लाइक एनीथिंग। जैसे प्रीवियस सिस्टम देखते हैं, अराउंड 6-7 ईयर्स का देखे हैं, तो एवरी टाइम ये हर साल अपना जो लो से ऊपर ही क्लोज कर रहा है, मतलब हाई से ऊपर क्लोज कर रहा है। करेक्ट। नेवर इट केम डाउन, मतलब द प्रीवियस हाई। तो एवरी टाइम जो चार्ट बनता है, जो चार्ट हमने चेक किया था, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट में, तो हर साल ये ऊपर ऊपर जा रहा है, हाई एंड हाई कर रहा है। लो कभी नहीं किया, कभी अपना प्रीवियस हाई को तोड़ा नहीं इसने आज तक, अभी तक हिस्ट्री है। और फ्यूचर में हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता उसके लिए, बट कभी नहीं किया। हो सकता है छोटा सा कभी 1-8 साल में हो जाए, नीचे आ जाए, फिर लेकिन वापस वो अपना उसको फॉलो करेगा पाथ बिल्कुल को। सही कह रहे हैं आप। 4-5 साल के पीरियड में प्रीवियस हाई को यस मार्केट यस बीट कर हाँ। देता है। ये पिछले 20 साल का तो ट्रैक। मैं भी इनको बोलना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि जिसमें स्मॉल कैप में करते हैं, तो स्मॉल कैप में इज एडवाइजेबल नहीं है ज्यादा। ओनली आप अपना 10 या 20% को ही आप उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी, लेट इट बी एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एनीथिंग, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा मतलब स्मॉल कैप कहाँ जा सकता है। करेक्ट। वो मतलब हो सकता है मल्टी बैगर भी बन सकता है, और या तो वो मतलब जीरो भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, वंस यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, उसमें इंडेक्स में ऑलवेज देयर आर द 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में। और बैंक में भी ऐसा ही है, जो बेस्ट कंपनीज है वही रहते हैं, जो खराब परफॉर्म करता है दैट विल बी आउट ऑफ द इंडेक्स। तो Correct. आपको ये एश्योरेंस है कि आपका एटलीस्ट जो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है दैट विल बी सेफ, और आपको एटलीस्ट 10 से 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। आप मतलब ये लेके चलो। तो अभी कब कब बेस्ट टाइम है, तो Correct. ये इट इज ऑल यू टू डिसाइड कि आपको कब करना है। Correct. क्योंकि जो कल कल जो सोचे थे लोग 3-4 महीने पहले कि मार्केट गिरेगा गिरेगा सोच रहे थे, वो अभी मार्केट बढ़ के हाई में आके बैठा हुआ है। हम सोचे थे कि कोरोना टाइम पे लोग सोचे कि अब मार्केट नीचे आगे जाएगा बढ़ते हैं नीचे प्रवीण जाएगा। जी, आपका पॉइंट तो एकदम वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, यस बाकी सवालों को लेते हैं, बट यस आई यस फुली ये एग्री। है तो सोनम जी। तो एनी टाइम इज राइट टाइम। यस करेक्ट। सोनम जी, इसके पहले एक क्वेश्चन आया आत्मा का। प्लीज टेल वी शुड इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यस 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 यस। थैंक यू तिलक जी। Somebody is asking me a private question. My annual income is 6 lakhs and no liability. Then how much SIP should I start now for 20 years? 30% means around 15,000 rupees per month you should start. Kamal, please go ahead. Sir, good morning, sir. How are you? I'm good. Thank you so much. How are you? सर मैं चीजों को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। एक सिंपल वे में पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे मुझे ना मार्केट का ज्यादा नॉलेज है ना ही म्यूचुअल फंड का। एक लेमैन टर्म में मुझे एसआईपी शुरू करनी है, और मुझे लॉन्ग टर्म में अभी कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है। बच्चे मेरे एक 9 ईयर का है एंड सेकेंड वन डॉटर इज 6 ईयर्स। तो मुझे उनकी एजुकेशन के लिए अप्रोक्सीमेट 50 आफ्टर 15 ईयर्स जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल वे में जैसे मुझे करना है, तो मैं किस में मिड कैप में करूं, स्मॉल कैप में भी स्मॉल कैप में करूं, या फिर लार्ज कैप में कहाँ इन्वेस्ट करूं? Saurabh ji is the best person to answer this question. I will try to give you because he knows you better than me. My answer is this: small cap, mid cap और large cap में एक कॉम्बिनेशन सेट कर लीजिए। अब वो 33 हो या 20-40 हो, ये आप डिसाइड कर लीजिए रिस्क एपेटाइट में, एंड गो अहेड। ओके। And for 10-15 years don't touch that money. नहीं सर, वो जरूरत नहीं है, अभी लायबिलिटी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया ना। बहुत अच्छा तो है, बहुत अच्छा है। एसआईपी कीजिए, पूरी दुनिया करती है। और यू नो मेरे किसी भी शब्द का कोई ऑफेंस ना ले, बहुत प्यार से, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, जो एसआईपी करते हैं, जो नहीं करते हैं। सो बी इन द बोट जो एसआईपी करते हैं सभी लोग। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। अपने रिस्क को एनालाइज करें और एसआईपी करें। 15,000 करोड़ रुपया महीने का एसआईपी इंडिया में इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और अच्छा ही रिजल्ट है। सोनम सर एक क्वेश्चन मेरा। यस सर गुड मॉर्निंग।
Good morning. मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आपने अभी हेल्थ के ऊपर फोकस किया कि इंडिविजुअल को अपना हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये अगर हम टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों की बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या है टर्म प्लान में एंड हेल्थ इंश्योरेंस में? मेडिकल इंश्योरेंस नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस। एंड दोनों में मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस? इन दोनों में मुझे ऑप्ट करना हो तो क्या अगर दोनों में करना से चाहिए सर? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों करना चाहिए, और अगर दोनों में से आप मुझसे पूछेंगे नहीं डालमिया जी पहले क्या लें ये बताइए, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए। बेसिक डिफरेंस थोड़ा बता सकेंगे सर प्लीज? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है हड्डी टूट गई, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में जाना है और 2-4-5 लाख लग गए, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। और जीवन का जोखिम लाइफ इंश्योरेंस होता है। जीवन का जोखिम हेल्थ इंश्योरेंस से कम होता है। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी आ सकती है, मल्टीपल टाइम आ सकती है। जीवन का जोखिम लॉन्ग टर्म में आता है जनरली, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े और लाइफ इंश्योरेंस में जरूरत पड़ जाए उसको 2-4 साल की, तो इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट, जैसे हर चीज का एक साइंस होता है, तो एज इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस का साइंस ये कहता है पहले हेल्थ को कवर करो और फिर लाइफ को कवर करो। करना दोनों को साइमल्टेनियसली चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आशी का मैंने जवाब दे दिया स्टॉक वाले क्वेश्चन का। लेट मी गो अहेड। डेल कंप्यूटर, आई विल बी हियर फॉर 5 more minutes to answer your question, please. Hello. Yes, please go ahead. Hello. Yes, yes. Am I audible? Yes. Sir, I'm just trying to ask if I start STP or SWP, whatever. So can we stop between the Any time, yes. Sir, your voice is not coming. Any time. Okay, thank you, sir. Thank you. Is there any option better than PF InvestWise? See, PF means Provident Fund if you're asking. Again, your personal advisor will comment more on this, but I think it may not be a wise idea to touch your PF in a risky asset. Incremental money should go into equity markets. Incremental money should go into PPF or into SIPs. But PF के पैसे पे बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए आपको. How the rate of interest is different in SIP and SWP for 10 years? Hemant, first of all, mutual fund doesn't give you any interest. It is capital appreciation. And SIP में capital appreciation का concept equity market से होता है, debt market से नहीं होता है. SWP में भी अगर आप बैलेंस फंड में डाल रहे हैं तो वो कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, कुछ पैसा डेट में जाता है. रिटर्न एसआईपी में ज्यादा आने की संभावना होती है बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. एसडब्ल्यूपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसे वापस लेते हैं, हर दिन, हर महीने, हर वीक के हिसाब से हर साल में वापस विड्रॉ करते हैं, तो वहां रिटर्न कम आने की गुंजाइश होती है. लेट मी आंसर सम क्वेश्चन इन द Q&A. Nifty 50 index funds are the best. Yes, you can invest in that. What is rupee cost averaging? Interesting question, and if there is no more question, we will stop after this. Rupee cost averaging का मतलब होता है, सपोज कीजिए रिलायंस के शेयर के दाम 100 रुपए हैं और हर महीने आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. पहले महीने आपने 10,000 रुपए डाले तो 100 शेयर्स परचेज किए. सेकेंड मंथ में रिलायंस का दाम हो गया 200, and then again if you buy 10,000 then you are buying 50 shares, यानी अमाउंट फिक्स्ड है 10,000. एसआईपी का कॉन्सेप्ट में अमाउंट फिक्स्ड होता है 10,000. सो आपने 2 महीने में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया और पहले महीने 100 शेयर्स परचेज किए और दूसरे महीने में 50 शेयर्स परचेज किए, तो टोटल 150 शेयर्स परचेज किए. आपकी एवरेज कॉस्ट होती है 160 रुपीज. ओके, सॉरी 130 रुपीज. जबकि मिस्टर सौरभ हर महीने 100 शेयर्स परचेज करते हैं. तो पहले महीने में उन्होंने 10,000 का इन्वेस्ट करके 100 शेयर लिया, दूसरे महीने में फिर 20,000 का इन्वेस्ट किया और 100 शेयर्स लिए. मिस्टर सौरभ के पास में 200 शेयर रिलायंस के आते हैं 30,000 में, एवरेज होती है 150. यानी इफ यू कीप योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड, your cost is lower. This is called rupee cost averaging. You can search on Google and that is the answer. Brilliant concept hai. So I'm stopping the recording.
Sir, one more thing. Yes. Many people are nowadays we have seen